गवर्नेंस की संकल्पना की थी? 1889 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन सी, सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका के संदर्भ में 1989 में विश्व बैंक ने क्या किया था? तो शासन के संकल्पना की थी। हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन सी, सब सहारन अफ्रीका। हमें देखिए कथन और कारण का प्रश्न है। ये कथन ए में कहा गया है कि भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। और कारण आर बतलाता है कि जो भारतीय परमाणु नीति है उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर वह केंद्रित है। तो हमारा देखिए ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वह कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस आधार पर हमारा आंसर सी होता है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किसकी बात नहीं की थी, यानी उनके राजनीतिक दर्शन का भाग इसमें से कौन सा नहीं है, हमें यह बतलाना है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, यह बात जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दार्शनिक भाग में जो दर्शाया गया है देखिए वह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासनवाद, एकीकृत मानववाद की बात कौन करता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। बटाड़ू के रूप में मनुष्य का विचार करना यह इनका दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक पार्टियों का कार्य क्या नहीं है, हमें यह बतलाना है। तो राजनीतिक पार्टियों का कार्य देखिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि न्यायपालिका पर नियंत्रण करना, यह कार्य नहीं होता है राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है वह एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो अम्बेडकर की पहली पुस्तक होगी वह होगी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यह पहले नंबर पे आएगी। सेकेंड नंबर पे आएगी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, और थर्ड नंबर पे आएगी द बुद्ध एंड हिज धम्म, और फोर्थ नंबर पे आएगी गांधी एंड गांधीज्म। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 2431। 2431 हमारा सही होगा। कूट देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी 2431। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बताया गया कि भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मतलब कौन समझौता पहले होता है उसके आधार पे उन्हें हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर इस आधार पे हम व्यवस्थित करते हैं तो पहले हमारा आएगा जो माको टेस्ट बैंड ट्रीटी थी वह पहले नंबर पे होगी, और सेकेंड नंबर पे आएगा ताशकंद समझौता, और थर्ड नंबर पे हमारा आएगा भारत रूस मैत्री संधि, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा भू सीमा समझौता। तो पहले माको टेस्ट बैंड ट्रीटी, फिर ताशकंद समझौता, भारत रूस मैत्री संधि, उसके बाद आएगा भू सीमा समझौता। हमारा आंसर सही होता है 3241। 3241 हमारा आंसर सही होता है। हम कूट देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 3241। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो हमें बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही कथन को बतलाना है। तो देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है कि उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की संकल्पना दी। तो भाषाई आधारित राज्य निर्माण की संकल्पना बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन देखिए 1 तो सही होता है। सेकेंड में है कि वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। तो वह राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों ही थे। तो ऑप्शन 2 भी हमारा सही होता है। आगे का हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे आ रहा है कि उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने भी सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता की वरीयता दी थी। और फोर्थ नंबर पे है कि तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे चारों क्वेश्चन सही हो जाते हैं कि वह राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, और उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी थी। राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों की प्रत्यक्ष कार्रवाई दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब चारों कथन हमारे सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन बी। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत से संबंधित
कथन को हमें बतलाना है कि मतलब इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए इंदिरा सिद्धांत से संबंधित जो कथन है उसमें देखिए हमारा थर्ड होगा कि इसमें इंदिरा जो सिद्धांत है उसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। और फोर्थ जो है वह है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत में खतरा समझा जाएगा। तो 3 और 4 जो ऑप्शन हमारा है तो यह दोनों सही होता है इंदिरा सिद्धांत से संबंधित। तो हमारा आंसर जो कूट सही होगा 3 और 4। तो ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी 3 और 4 हमारा सही होता है। इस इंदिरा सिद्धांत में क्या होता है, भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत ने क्या माना है, तो खतरा समझा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, डी 3 और 4। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। तो हमें सतत विकास का जो लक्षण नहीं है उसे बतलाना है। तो सतत विकास का देखिए लक्षण होता है कि पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित होता है। सतत विकास पर्यावरण ह्रास के बिना विकास से संबंधित है और सतत विकास जो है वो भविष्य की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान में आवश्यकताओं के संतुष्ट करना इसका मकसद है। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी, तो ये तीनों तो सतत विकास के अभिलक्षण हैं, बट ये जो चौथा है अनियंत्रित विकास जो है वह सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन डी हमें नहीं है जो वही बतलाना था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य जो है वह स्थानीय शासन का नहीं है। तो स्थानीय शासन से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है वह हमें बतलाना है। तो देखिए जो स्थानीय शासन से संबंधित कार्य नहीं होगा वह होगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि जो सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण करना है यह स्थानीय शासन का से संबंधित कार्य नहीं है। देखिए स्थानीय शासन से संबंधित कार्य हैं लोक स्वास्थ्य, लोकोपयोगी सेवाएं और स्वच्छता, ये संबंधित है स्थानीय शासन से। बट ये जो सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण है वह स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए। देखिए 83 क्वेश्चन जो हमारा है उसमें दिया गया है कि निष्पादन बजट जो है इसमें दर्शाया है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है, हमें यह बतलाना है। तो निष्पादन बजट के केंद्र बिंदु को हमें बतलाना है। तो देखिए ऑप्शन 1 ए में दिया गया है कि इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। तो यह बात सही है, जो निष्पादन बजट है उसमें स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। तो पहला तो हमारा सही होता है। सेकंड देख लेते हैं। देखिए सेकंड है कि जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है। तो निष्पादन बजट में जो कार्य किया गया होता है उसकी मात्रा का मापन भी होता है। तो यह भी निष्पादन बजट का केंद्र बिंदु होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही होता है। सी है कि उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। तो कार्य की गुणवत्ता और परिणाम का मापन भी किया जाता है निष्पादन बजट में। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही होता है। ऑप्शन डी गया कि इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग में भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। तो भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा यह भी निष्पादन बजट का ही हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी भी सही होगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ए बी सी डी चारों कथन हमारे सही होते हैं निष्पादन बजट के केंद्र बिंदु के रूप में। तो हमारा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन बी। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो अनुदारवाद है उसका मूल विश्वास क्या है, यह हमें बतलाना है कि अनुदारवाद के मूल विश्वास के बारे में हमें बतलाना है। तो देखिए अनुदारवाद के मूल विश्वास का जो है वह है परंपरा और दूसरा है पद, सोपानिक और सत्ता। तो अनुदारवाद से संबंधित है परंपरा, पद, सोपानिक और सत्ता, ये दोनों। तो हमारा ऑप्शन सही होता है 1 और 2 हमारा सही होगा। तो हम कूट देख लेते हैं। कूट में ऑप्शन ए है, ये 1 2 है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है 1 और 2, परंपरा और पद, सोपान की सत्ता। अगला है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 6 माह तक जो राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है 6 माह तक। अगला है, निम्नलिखित मजदूरों संघ जो लेबर यूनियन संघ है उनके गठन के वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर हम इस आरोही क्रम में देखते हैं तो जो हमारा मजदूर संघ में पहला जो गठित किया गया था वह था भारतीय मजदूर संघ। पहले आएगा भारतीय मजदूर संघ, फिर आएगा बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ जाता है, देखिए सॉरी उसमें गलत है, देखिए पहले आएगा हमारा भारतीय मजदूर संघ, उसके बाद भारतीय मजदूर संघ के बाद गठन होता है इनटेक का, दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाता है इनटेक, और थर्ड नंबर पे आता है अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ,
यानी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है वह 3rd नंबर पे आएगा, और 4th नंबर पे आएगा बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन। तो बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन जो है वो आएगा 4th नंबर पे। इस हिसाब से हमारा आंसर सही होता है 3, 1, 2, 4। तो हम देख लेते हैं 3, 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, 3, 1, 2, 4। अगला है, देखिए कथन और कारण का प्रश्न पूछा गया है। कथन ए में कहता है कि जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुए, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। तो जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुए, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ क्या है, तो उसके दृष्टांत है। तो यह कथन जो है सही है। और कारण आन में बतलाया गया है कि गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। तो यह भी कथन सही है कि असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। तो इस प्रकार हमारा कथन और कारण दोनों सत्य है, पर यहाँ देखिए कारण जो है वह कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूएन चार्टर में शांति और सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता दी गई है। तो देखिए यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा के लिए जो विशेषताएं बतलाई गई है वहाँ पहला होगा कि विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय जो 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है। तो अध्याय 6 में किस चीज़ की प्रक्रिया दी गई है, तो विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की। और उसके बाद हमारा देखिए 2 गलत हो जाएगा। 3rd सही होगा कि अध्याय 7 जो है उसमें विवादों के बलपूर्वक निपटारे की बात कही गई है। अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया और अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे की भी प्रक्रिया का वर्णन है। तो हमारा 1 और 3 सही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही होता है 1 और 3। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के, पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए देख लेते हैं इसको। 89 का जो क्वेश्चन हमारा है कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही नहीं है। तो देखिए जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही नहीं है वह हमें बतलाना है। तो देखिए वे उपनिषदों से प्रभावित थे। तो यह कथन सही नहीं है उनके विषय में, क्योंकि वो उपनिषदों से प्रभावित नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा पहला गलत हो जाता है, यानी हमें सही नहीं ही बतलाना है। तो ऑप्शन 1 होगा हमारा। सेकंड में है कि वह युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के संपर्क में थे। तो यह भी कथन गलत है, वह एकेश्वरवाद के संपर्क में नहीं थे। तो सेकंड भी हमारा सही हो जाता है। 3rd है कि वे नास्तिक थे। तो यह सही है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वह नास्तिक थे। तो यह कथन तो उसमें नहीं होगा हमें, क्योंकि गलत बतलाना है। और 4th है कि वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। तो यह कथन भी उनके विषय में गलत है। तो वह ईसाई धर्म के जो समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद है उस सिद्धांत के आलोचक राजा राम मोहन रॉय नहीं थे। तो ऑप्शन 4 भी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही होता है, क्योंकि हमें गलत क्वेश्चन कथन नहीं बतलाना है। तो 1, 2 और 4 हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन बी हमारा सही होता है 1, 2 और 4। अगला है, देखिए हमें मिलान करना है। तो डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी थी वह संबंधित है हर्बर्ट साइमन से। और इकोलॉजिकल अप्रोच है वह संबंधित है फ्रेडरिक से। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह संबंधित है मुनोब्रिक कॉन्फ्रेंस से। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है एडवर्ड वेडनर से। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 3, 1, उसके बाद है 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2 हमारा सही होता है। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। अब अगले क्वेश्चन में देखिए ये पैराग्राफ दिया गया है, उसके आधार पे हमें 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले हम आपको गद्यांश एक बार पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये जो पैराग्राफ दिया गया है कि अन्य अनेक क्षेत्रों की तरह मार्क्स ने महिलाओं के विषय में हीगल से प्रारंभ किया। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं में अपेक्षाकृत कम तार्किक योग्यता होती है और पुरुष तथा महिला में प्राकृतिक अंतर अपरिवर्तनीय है। मार्क्स ने महिलाओं की भूमिका तथा स्थिति के बारे में अधिक नहीं कहा है। उन्होंने यह पक्का मान लिया था कि समाजवाद जो है
वह नारी को मुक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने अपनी रचना जर्मन आइडियोलॉजी तथा कैपिटल में परिवार में श्रम के प्राकृतिक तथा स्वतः परिवर्तित विभाजन की बात कही है। इन्हीं प्राकृतिक संबंधों ने सामाजिक संबंध को प्रशस्त किया तथा प्रथम संपत्ति संबंध तथा संपत्ति संबंध जब बना तब पुरुषों ने अपनी पत्नी तथा बच्चों को अपना दास माना। पुरुष को अनेक ऊपर अधिकार देते हुए वह जैसा चाहे उनको काम करा सकता था। यद्यपि मार्क्स ने स्पष्ट नहीं किया कि यह सब कैसे हुआ। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति तथा भूमिका पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। एंजिल्स ने अपनी कृति ऑरिजिन्स में पितृसत्ता के उद्भव का भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है तथा नारी की आश्रित जतता जो संबंध है उसे निजी संपत्ति के उत्थान से जोड़ा है। अपनी रचना होली फैमिली में मार्क्स ने एंजिल्स को होली फैमिली होगा, देखिए ये थोड़ा इसमें बहुत शब्द गलत दिए हुए हैं। तो होली फैमिली में मार्क्स तथा एंजिल्स का अवलोकन किया कि नारी मुक्ति की अवस्था का उपयोग ऐसे मानव के रूप में किया जा सकता है जिसके द्वारा कोई सामान्य मुक्ति को मापा जा सकता है। मार्क्स ने इस विचार का डॉक्टर एल कुगेलमन को लिखे एक पत्र में भी पुनः व्यक्त किया है कि सामाजिक प्रगति का सही मूल्यांकन महिलाओं की स्थिति द्वारा किया जा सकता है। वर्ष 1845 में मार्क्स ने परिवार पर इसके विशिष्ट वातावरण पर ध्यान दिए बिना विचार करने के विरुद्ध चेताया है। मैक्स स्टीनर 1805 से 1856 की आलोचना करते हुए मार्क्स ने टिप्पणी की थी कि बिना सत परिवार के बारे में चर्चा करना भ्रामक होगा। ऐतिहासिक रूप से बुजुर्गा लोगों में बुजुर्गा परिवार की विशिष्ट प्रदान की जिसमें संबंध उबाऊपन तथा पैसे पर आधारित था। तो हमें इसी आधार पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया पैराग्राफ के हिसाब से कि मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है, तो वह होंगे हीगल। मार्क्स के पहले जो हीगल थे उनकी भी रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह का संकेत मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, हीगल। नेक्स्ट सेकेंड है 92 वाला है कि देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो जो नारी मुक्ति का निर्धारण देखिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। तो नारी मुक्ति का निर्धारण मार्क्स के अनुसार सामान्य मुक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। 93 क्वेश्चन है कि परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार की किस प्रकृति द्वारा किया जा सकता है। तो परिवार की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण हमें परिवार की जो ऐतिहासिक वातावरण है उसके आधार पर किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी। अगला है कि एंजिल्स की पुस्तक ऑरिजिन्स ऑफ का पूरा नाम बतलाना है। तो देखिए एंजिल्स की जो पुस्तक है ऑरिजिन्स, इसका पूरा नाम है द ऑरिजिन्स ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। और 95 क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है। तो हमें समान संबंध जो मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति से संबंध की समान समझ बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद के बाहर नहीं किया है। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद के बाहर नहीं किया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। उसके बाद अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मतलब ये भी जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका इस गद्यांश के आधार पे हमें आंसर देना है। तो पैराग्राफ देख लेते हैं कि 1990 के दशक के दौरान भारतीय राज्य अपने प्रवासी जनसमूह के साथ संबंध का प्रश्न जिसमें विषय में पहले मान लिया गया था कि इसका कमोबेश हल हो चुका है, एक बार पुनः नीति संबंधी बहस में आगे बढ़कर आया और प्रवासी समुदाय में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले घटनाक्रम में इस प्रक्रिया को सुगम कर दिया। इन घटना में प्रमुख थे 1989 में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO को बनाया जाना और 1993 में अमेरिकी कांग्रेस अंदर इंडिया कॉक्स की स्थापना। जबकि पहले संगठन ने विभिन्न समुदाय के हितों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, दूसरे संगठन ने इसकी संभावना जताई कि भारतीय प्रवासी समूह का कम से कम एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो अपने नए अपनाए गए देश में सचेतन राजनीति कभी करता हो। उदाहरण के लिए जो GOPIO के सदस्यों ने 1990 के दशक के मध्य में भारत सरकार के साथ हुई अपनी बैठकों में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड का विचार प्रस्तावित कर प्रवासी समूह के विशेष स्थान को संस्थागत मान्यता देने के प्रश्न को जीवित रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीतिक रूप से सक्रिय लॉबीकर्ता
भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन गए। विशेषकर 1998 में नाभिकीय परीक्षणों के बाद परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परीक्षणों के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने में इन समूहों के समर्थन को और साथ ही प्रतिबंधों को सह सकने के लिए उत्साह को उसकी महत्वपूर्ण द्योतक माना गया है। प्रवासी समूह स्वदेश के लिए सतत प्रतिबद्ध है। यह ऐसी प्रतिबद्धता है जिसे भारतीय सरकार के अनुसार नए सहस्त्राब्दी के औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था। तो हमें इसी आधार पर यह क्वेश्चन देखना है, हमें आंसर देना है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे बस करके पीछे आप रुक करके आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 96 क्वेश्चन है, इसी आधार पे हमें देना है। तो देखिए जो कहा गया कि भारत सरकार का PIO कार्ड जो है जारी करने जाने का विचार किस संगठन ने दिया था। तो ऑप्शन ए सही होगा कि GOPIO जो संगठन था उसी ने जारी करने का विचार दिया था PIO कार्ड को। अगला है कि 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, पोखरण 2। और जो पोखरण 2 हुआ था उस पर अमेरिका को जो प्रतिबंध लगा था, तो इसी ने हमारे जो PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था 1990 के दशक में। कब? तो पोखरण 2 के अमेरिकी प्रतिबंध के कारण। अगला क्वेश्चन कि इंडिया कॉक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो जो इंडिया कॉक्स का मुख्य कार्य है वह होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इंडिया कॉक्स हुआ है USA के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। यह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है इंडिया कॉक्स के विषय में। और 99 क्वेश्चन है 99 नंबर का कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन का कार्य क्या होता है। तो देखिए जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन है उसका कार्य होता है कि भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुखरित हितों का प्रतिनिधित्व करना। हमारा ऑप्शन डी सही होता है। और नेक्स्ट है कि 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है यह कि भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रहे बहस को क्यों प्रमुखता मिली। जो भारतीय विदेश नीति निर्माता हैं उनके भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस पर क्यों प्रमुखता मिली, उसका ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन ए, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियाँ। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की मजबूरियाँ जो हैं उसके कारण हमें भारतीय के विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रहे बहस की प्रमुखता मिली थी। तो ये हमारा जो 2021 का पेपर था NTA UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये हमारा आज पूरा हो जाता है। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसमें पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट हमने किया था सेकंड पार्ट, और इसी तरह हम उसका जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर सॉल्व कंडक्ट कराया गया था अगले पार्ट में उसे हम देखेंगे। तो आप इसे ज़रूर देखें और सॉल्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।